हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया में आती है और कैसे वहाँ पर अपना कंट्रोल धीरे धीरे स्टेब्लिश कर लेती है। इस वीडियो में हम समझेंगे स्पेशली कि कंट्री ने आखिर रूल किया कैसे। ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चाहिए था, उसको दीवानी राइट्स मिल चुके थे, तो टैक्स वसूलने के लिए, रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने के लिए कंपनी ने क्या तरीके अपनाए वो हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है 1765 से। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स के सामने कौन था? नवाब भी थे और मुगल रूलर शाह आलम भी थे, और शाह आलम हार जाते हैं तो मजबूरन कंपनी को दीवानी राइट देने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि दीवानी राइट्स मिल जाते हैं किसको? कंपनी को। यहाँ तक बात क्लियर है। अब कंपनी को दीवानी राइट मिलने का मतलब क्या है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, अब रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो कुछ टास्क कंपनी के सामने थे। सबसे पहला है कि उसे अपना ट्रेड करना है। एट द एंड वो क्या है? एक ट्रेडर है, तो उसे अपना ट्रेड करना है। उसके अलावा रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू, और उसके लिए लैंड को भी इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि लैंड अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को मिल पाएगा। लोग ज़्यादा टैक्स पे करेंगे तो ज़्यादा पैसा कंपनी को मिल पाएगा। तो ये कुछ टास्क थे कंपनी के सामने। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है इन सभी चीज़ों के लिए कि ट्रेड भी करे वो, अपना लैंड भी इम्प्रूव हो जाए, रेवेन्यू भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। इसके लिए कंपनी ने क्या किया? ऑब्वियसली हमें पता ही है कि हमें क्या किया? कोलोनाइज किया कंपनी ने। ठीक है, कोलोनाइज करने का क्या मतलब है अभी थोड़ा सा आप समझिए। इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं, घबराइए मत। कोलोनाइज करने का मतलब है कि कंपनी ने सबसे पहले तो क्या किया? ऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू रिसोर्सेज। ठीक है, रेवेन्यू रिसोर्सेज की रेवेन्यू उसको कहाँ से मिलेगा? उसके बाद राइट्स ऑफ पीपल भी कंपनी ने डिसाइड्स किए। राइट्स ऑफ पीपल कि लोगों के क्या अधिकार होंगे वो भी कंपनी डिसाइड करेगी। और तो और जो कंपनी को चाहिए था, द क्रॉप्स कंपनी वांटेड, क्रॉप्स कंपनी वांटेड, इसका क्या मतलब है कि कंपनी जो क्रॉप चाहती है वो उगवाएगी अब यहाँ पर। ठीक है, इससे इसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा ये अपना व्यापार फैला सकती है। ठीक है, अब एक्चुअली हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, बंगाल की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो बंगाल में कंपनी ने कैसे टैक्स वसूला, क्या सिस्टम था बंगाल में, वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो बंगाल में जो कंपनी थी वो हमें पता है एट द एंड कंपनी क्या है? एक ट्रेडर है, एक व्यापारिक कंपनी है। तो व्यापारिक कंपनी के पास क्या क्या सोच सकती है व्यापारिक कंपनी? कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू उसे मिले। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को मिले, और क्या हो, और सस्ते दामों में वो चीज़ें खरीद सके, यानी कि चीप सिल्क, कॉटन और मसाले सस्ते दामों में वो खरीद सके। और साथ ही साथ खुद तो सस्ते दामों में खरीदेगी कंपनी, लेकिन दूसरे लोगों के लिए महंगाई कंपनी ने बढ़ा दी, क्योंकि ज़्यादा टैक्स कंपनी को चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं हम कि रेवेन्यू कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है, तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया कि हम सस्ता से सस्ता सिल्क कॉटन खरीदेंगे, उसे महंगे भाव में बेचेंगे, और साथ ही साथ लोगों को ज़्यादा टैक्स पे करना होगा, जिसके लिए इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, मतलब आप सोचिए 5 साल में ही इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है बंगाल की। 1765 से लगाकर 1770 में यहाँ पर क्या होता है? क्राइसिस फेस करना पड़ता है बंगाल के लोगों को। क्राइसिस यानी कि एक भूखमरी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? फेमाइन। तो फेमाइन यहाँ पर लोगों को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया कंपनी ने, पीजेंट्स की क्रॉप फेल हो जाती है, और टैक्स कंपनी यहाँ पर बढ़ा रही है, तो लोग कैसे पे कर पाएंगे? ठीक है, आर्टिशंस जो है उनको उनके काम का सही वेज नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए वो गाँव को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ती है कंपनी को। तो अब कंपनी को पता चल जाता है कि अगर हमें टैक्स वसूल करना है तो लोगों की कंडीशन को भी बेहतर करना पड़ेगा, इसीलिए कंपनी क्या करती है? अब यहाँ पर लैंड को इम्प्रूव करने की बात करती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी कैसे लैंड को इम्प्रूव करती है, उसके लिए कंपनी कुछ मेथड्स अपनाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं लैंड इम्प्रूवमेंट।
अब यहाँ पर 3 सिस्टम कंपनी ने फॉलो करती है कंपनी 3 सिस्टम। पहला सिस्टम था यहाँ पर ज़मींदारी सिस्टम, या जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1793 में, ठीक है। और कब शुरू किया गया था? 1793 में, यानी कि कौन था उस समय गवर्नर जनरल? तो उस समय गवर्नर था कॉर्नवालिस, ठीक है। आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट। कॉर्नवालिस के समय ये परमानेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम है शुरू किया गया, ठीक है। ये सारे सिस्टम का कंपनी सोच रही थी कि इनसे लैंड इंप्रूव होगी। अब कैसे क्या था इस सिस्टम में देख लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है कि कंपनी जो टैक्स लेगी वो किससे लेगी? ज़मींदारों से लेगी। यानी कि यहाँ पर ज़मींदार अपॉइंट किए जाते हैं और ज़मींदारों को कहा जाता है कि एक फिक्स्ड रिवेन्यू है जो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें देंगे, ठीक है। और वो जो टैक्स था वो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता है कि कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, हमें हमारा रेवेन्यू चाहिए, ऐसा कंपनी का यहाँ पर मानना था, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स्ड रेवेन्यू था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? देखो, एक तो फिक्स्ड रेवेन्यू है, तो अगर क्रॉप फेल हो जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे क्रॉप अच्छी नहीं होती है, तो ज़मींदार टैक्स पे नहीं कर पाएंगे, और ज़मींदार टैक्स पे नहीं कर पाएंगे तो उनकी ज़मींदारी उनसे छीन ली जाएगी। और तो और ज़मींदार जो पीजेंट्स को फोर्स करते हैं, तो इनडायरेक्टली प्रेशर किस पे आ रहा है? पीजेंट्स पर आ रहा है। उसके अलावा टैक्स भी बहुत ज़्यादा होता था, तो कभी कभी ज़मींदार टैक्स पे नहीं कर पाते थे, और जब फसल अच्छी हो जाती तो ज़मींदारों को पैसा मिल जाता लेकिन कंपनी को नहीं मिल पाता। तो ये यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन से एरिया में? तो एरिया की अगर हम बात करें लोकेशन की, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले एरिया में, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हम बात करते हैं रियायतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। रियायतवाड़ी सिस्टम, जिसे मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है, 1820 में शुरू किया गया था थॉमस मुनरो के समय, ठीक है। थॉमस मुनरो। अब इस सिस्टम में क्या था, कहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया गया था, देखते हैं। इस सिस्टम के अंतर था, यहाँ पर हम देख सकते हैं ज़मींदारों से टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर रियायतवाड़ी सिस्टम में ज़मींदारों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट रियायत का मतलब होता है डायरेक्ट फार्मर और वी कैन से पीजेंट से डायरेक्ट टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स लिया जाएगा तो टैक्स ज़्यादा भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। अब थर्ड हम देख लेते हैं, ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, ये मद्रास बॉम्बे वाले रीजन में, ठीक है। मद्रास बॉम्बे वाले रीजन में, यहाँ तक बात क्लियर है। अब थर्ड सिस्टम कौन सा था? थर्ड सिस्टम था यहाँ पर महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम 1822 में शुरू किया गया था। होल्ट मैकेंजी के समय शुरू किया गया था, ठीक है। मैकेंजी ने शुरू किया था, मतलब हम कह सकते हैं। और इस सिस्टम में क्या था, महल का मतलब है विलेज, तो यहाँ पर विलेज से टैक्स लिया जाता था, ठीक है। विलेज से टैक्स लिया जाता था। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी, प्रॉपर इंक्वायरी भी की गई कि कहाँ से कितना टैक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड टैक्स नहीं था, यानी कि परमानेंट टैक्स फिक्स नहीं किया गया, नो फिक्स्ड टैक्स। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तीनों सिस्टम समझ आए। कंपनी ने लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सिस्टम्स बनाए, कुछ मेथड्स फॉलो करी, जैसे परमानेंट सेटलमेंट 1793 में, जिसके अंतर्गत ज़मींदार अपॉइंट किए जाते थे और ज़मींदारों से टैक्स लिया जाता था, फिक्स था परमानेंटली वो टैक्स। रियायतवाड़ी सिस्टम जो 1820 में शुरू किया गया, उसमें डायरेक्ट फार्मर से टैक्स लिया जाता था, और महल वाली सिस्टम में पूरे विलेज से डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था, जो कि फिक्स नहीं था। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुका था। लेकिन कंडीशन आप देख सकते हैं, सभी जगह बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा टैक्स है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पीजेंट्स को फेस करनी पड़ रही है, तो ऑल वॉज नॉट गुड हियर। इसके बाद हम देखते हैं क्रॉप की क्या कंडीशन थी, ठीक है। यूरोप के लिए जैसा हमने देखा कि कंपनी जो है, जिससे जो क्रॉप कंपनी को चाहिए वो कंपनी फोर्स करेगी लोगों को उगाने के लिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप।
तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इंडिगो के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि अगर हम बात करें 13th सेंचुरी में यूरोप में क्या कंडीशन थी कि इंडिगो भी वहाँ पर यूज़ हो रहा था और वोड भी यहाँ पर यूज़ हो रहा था। अब ये क्या चीज़ है? इंडिगो एक प्लांट होता है, वैसे वोड भी एक प्लांट होता है जिनसे ब्लू कलर बनता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इंडिगो जो है वो एक्सपेंसिव होता है और वोड जो है वो चीप होता है। लेकिन ये चीप है तो इसका जो कलर होता है वो पेल होता है, और ये जो इंडिगो है इसका कलर जो होता है रिच ब्लू कलर होता है, यानी कि बहुत अच्छा कलर होता है। तो डाइंग के लिए कलर यूरोप में चाहिए था। तो यहाँ पर अभी तक 13th सेंचुरी तक ये कंडीशन थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? इंडिगो की डिमांड बढ़ती है, तो इंडिगो कहाँ से आता है? इंडिगो आता है कुछ कंट्रीज़ जैसे कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से, ठीक है। वेस्ट इंडीज़, अमेरिका से सप्लाई आता है। लेकिन ये जो सप्लाई था, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में इंडिगो बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है लोगों को उगाने के लिए। तो इंडिया कहाँ पर यहाँ पर बीच में आ जाता है? यूरोप तो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से सप्लाई मतलब इंपोर्ट करवाता था। तो देखिए 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, 1780s के समथिंग का कुछ बात है यहाँ पर। 18th सेंचुरी आप कह लीजिए। तो 18th सेंचुरी में ये जो सप्लाई है ये किसी कारण से कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, कोलैप्स हो जाता है। अब इनको चाहिए था एक नया सोर्स जहाँ से इन्हें इंडिगो मिल सके। तो अब ये आते हैं इंडिया, मतलब कि इंडिया की तरफ इनकी नज़र पड़ती है कि इंडिया में चलो हम इंडिगो उगवाते हैं लोगों से, ठीक है। अब इंडिगो उगवाने के क्या क्या तरीके अपनाएं, ठीक है, वो भी तो देखना पड़ेगा। कैसे इंडिगो उगवाते थे? ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्टली चलो इंडिगो उगाओ तो इंडिगो उगाने लगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इंडिगो कल्टीवेशन कैसे होती थी। 2 सिस्टम में होती थी। पहला है निच कल्टीवेशन और दूसरा है यहाँ पर दूसरा कौन सा था? चलो पहले इसको देख लेते हैं। निज कल्टीवेशन का मतलब है जो प्लांटर्स हैं, ठीक है, जो प्लांटर्स हैं वो क्या करेंगे? उनकी अपनी लैंड होगी, या तो उन्होंने खरीदी होगी ज़मीन या फिर रेंट पर ली होगी। उस ज़मीन पर या तो उनकी क्या होगी? बोट, यानी उन्हें खरीदी होगी या फिर रेंट पे उन्होंने ली होगी। तो इस पर वो क्या करते थे? इंडिगो उगवाते थे पीजेंट से। लेकिन ये जो निज सिस्टम था इसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि एक तो अपनी पर्सनल ज़मीन है, ऊपर से यहाँ पर क्या सिस्टम है? इंडिगो के लिए फर्टाइल लैंड चाहिए। एक बार इंडिगो वहाँ पर उग जाए तो इंडिगो की डीप रूट्स होती हैं, इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर और कोई फसल नहीं उगाई जा सकती, उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और तो और ये जो फर्टाइल लैंड थी छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई थी, कम ही पार्ट था, क्योंकि ज़्यादा फर्टाइल और अच्छी लैंड पर लोग राइस कल्टीवेशन करते थे। और जो कल्टीवेशन के समय जो प्लांटर्स थे वो राइस कल्टीवेशन में बिजी होते थे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब दूसरा जो सिस्टम था उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रियोती सिस्टम, ठीक है। एक बार और हम क्विक रिवीजन करेंगे तो आराम से आप समझिए। रियोती सिस्टम में क्या था कि जो पीजेंट है या फार्मर है उसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है। ये क्या होता है? कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, जिसमें एडवांस मनी दिया जाता है, ठीक है, एडवांस मनी दिया जाता है। तो इनिशियली लोगों को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा कि हमें पहले से पैसा मिल रहा है, बस अपनी लैंड पर 25% लैंड पर हमें क्या करना है? इंडिगो उगाना है, ठीक है, और कंपनी को दे देना है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को रियलाइज़ होता है कि हम तो एक साइकिल में फंस चुके हैं। कौन सी साइकिल? कि हमें ये पैसा दे रहे हैं और हम इनके लिए काम कर रहे हैं, ऐसे तो हम कभी भी साइकिल से नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। जो फसल कल्टीवेट हो गई, फसल आ गई इंडिगो की, हमने दे दी, वापस से वो हमें एडवांस में पैसा दे देते हैं। ये कॉन्ट्रेक्चुअल होता था। कॉन्ट्रेक्चुअल तो आप जानते ही हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट अगर पीजेंट नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो हेडमैन से, विलेज का जो मुखिया होता था उससे कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता था ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम थी। और इंडिगो का तो हमें पता ही है कि इंडिगो की डीप रूट्स की वजह से प्लांट सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो अब
लोगों ने कहा बहुत हो गया, ऐसा नहीं चलेगा, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो लोगों ने क्या किया यहाँ पर, रिबेलियन यानी कि विद्रोह किया। कब किया, 1859 में, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लू रिबेलियन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्यों किया गया, लोगों ने कहा कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे, रिफ्यूज्ड टू ग्रो इंडिगो, और साथ में उन्होंने कहा कि हम रेंट भी नहीं देंगे, रिफ्यूज टू पे द रेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ज़मींदार ने भी इनका साथ दिया, क्योंकि ज़मींदारों की भी लैंड होती थी, और हेडमैन ने भी साथ दिया, क्योंकि उन्हें भी ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता था। तो इसीलिए सभी ने मिलकर विद्रोह किया, फैक्ट्रीज पर हमला कर दिया, इनकी बहुत बड़ा ये विद्रोह होता, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब कंपनी को लगता है कि विद्रोह बढ़ रहा है, तो चलो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, गाँव का टूर किया जाता है, इंक्वायरी की जाती है, और 1860 में क्या बनती है, इंडिगो कमीशन बनती है, ठीक है। और लोगों को कहा भी जाता है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप ये कल्टीवेशन कीजिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आपको फोर्स नहीं किया जाएगा इंडिगो उगाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो धीरे धीरे क्या होता है, बंगाल में इंडिगो का कल्टीवेशन जो था वो कोलैप्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है बिहार में, जहाँ पर चंपारण में प्लेस था, चंपारण के पीजेंट्स पर अत्याचार हो रहा था, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।